हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है। अर्थात भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान है वह किन किन देशों से लिए गए हैं, जिसमें हमने आंतरिक एवं बाह्य स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में है। तो कोई भी संविधान होता है, उस संविधान पर उस देश की जनता के रहन सहन, उस देश की जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। और प्रत्येक देश का जो संविधान होता है इसी कारण अलग अलग होता है और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं भी होती हैं। तो इसी तरह भारतीय संविधान की भी कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहली विशेषता है कि विशाल एवं विस्तृत संविधान। तो जो भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और भारतीय संविधान जब अपने मूल रूप में बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ये तो मूल रूप में है दोस्तों। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जो अंतिम अनुच्छेद है 395 ही तथा 22 भाग में है। अर्थात भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग है, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो अनुच्छेदों की संख्या 463 हो गई है तथा जो भाग है वो 22 हो गए हैं। अर्थात भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों हैं उसमें ए बी सी करके ऐसे और भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं, और जो भाग है उसमें भी ए बी सी करके कुछ भाग जोड़े गए हैं। इस प्रकार जो भाग है वो 25 हो गए हैं, और जो अनुच्छेद है वो लगभग 460 प्लस बोल सकते हैं उसको। दूसरी विशेषता बात करते हैं कि कौन सी सूची कब जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1983 में जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। जिसमें 12वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, मतलब नगर पालिका वाला, जो नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई थी उसमें। और जो अब बात करें, जो भारतीय संविधान वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें कुल 7 ही अनुच्छेद है। इसके अलावा जो कनाडा के संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। दूसरी विशेषता इसकी है लिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान का पहले हम समझ लेते हैं कि लिखित संविधान क्या है। तो लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसकी जो अधिकांश धाराएं होती हैं वो लिपिबद्ध की हुई होती है, अर्थात लिखित रूप में होती है। तो भारतीय संविधान भी है, जो भारतीय संविधान की अधिकांश धाराएं हैं, वे लिखित हुई हैं। जो लिखित संविधान होते हैं वे निर्मित संविधान होते हैं, जिनका किसी विशेष संविधान सभा द्वारा निर्माण किया जाता है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है। संविधान जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था कि संविधान जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो जिसकी धाराएं लिपिबद्ध ना हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान हो गया, सऊदी अरब का संविधान हो गया। और लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसकी अधिकांश धाराएं लिपिबद्ध की हो गई, जिसकी लिखी गई हो। बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। पहला अध्यात्मक, दूसरा है कि संसदीय शासन प्रणाली। तो संसद अध्यात्मक शासन व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो शक्तिशाली होते हैं, जो संघ का वास्तविक प्रमुख है। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें एक संसद का निर्माण होता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा रहते हैं, और एक मंत्रिमंडल होती है। जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख तो होता है लेकिन नाम मात्र का होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग करता है वहां की मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। संसदीय शासन की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चौथा है मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार का अर्थ समझ लेते हैं। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। ये अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध कह सकते हैं या राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनसे हम अपना
आत्म विकास कर सकें। प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे भारतीय संविधान में, उनकी संख्या 7 थी, लेकिन बाद में निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वह 6 है, जिनमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पांचवी विशेषता भारतीय संविधान की है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति को निर्धारित करने के लिए भारत संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान में विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? तो ये राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जो राज्य जो भी नियम या कानून बनाएंगे वो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य के लिए आदर्श का काम करते हैं, जिन्हें राज्य कानून या कोई भी विधेयक बनाते समय इनको ध्यान में रखकर ही कानून बनाते हैं। छठवीं विशेषता है मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिसे सोवियत संघ के संविधान से यानी रूस के संविधान से लिया गया है। और इनको भारतीय संविधान के भाग 4 क में और भाग 4 के 51 क में रखा गया है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। अर्थात हम कह सकते कि मूल कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में इसे जोड़ा गया है। वर्तमान समय में जो मूल अधिकार है वे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सातवीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। और भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान है। अर्थात जो न्यायालय है वह किसी राज्य के ना होकर ना ही किसी राज्य के हैं, ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट के हैं, बल्कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति वेतन पद से हटाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। और जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका है उसे संविधान के रक्षक या अभिभावक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कठोर तथा लचीले संविधान का मिश्रण। तो संशोधन की दृष्टि से संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर तथा लचीला संविधान। कठोर संविधान ऐसे संविधान को कहते हैं जिनमें संशोधन आसानी से ना किया जाए और जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन जो होता है वो आसानी से किया जा सकता है। सामान्य विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान है वह कठोर तथा लचीले का मिश्रण है। अर्थात जो भारतीय संविधान में उसमें ना तो संशोधन बहुत जटिलता से किया जा सकता है और ना ही बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह दोनों के बीच की स्थिति है। नौवीं विशेषता है एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब समझ लेते हैं कि जो नागरिक होते हैं यहाँ को एक ही नागरिकता दी जाती है, वो भी संघ की। जैसे जो अमेरिका है, कई देशों में जो संघ की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। अमेरिका में जो नागरिक होते हैं वह राज्य के भी नागरिक होते हैं और संघ के भी नागरिक होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय निर्माता थे, संविधान निर्माता, उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया। 10वीं विशेषता इसकी यह है कि सार्वभौमिक एवं व्यवस्थित मताधिकार। तो भारत में सार्वभौम एवं व्यवस्थित मताधिकार का प्रावधान किया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात पहले जो था
संविधान में जो मताधिकार का आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 18 वर्ष कर दी गई है। और जो सार्वभौम मताधिकार का मतलब है कि किसी सभी को मत देने का अधिकार है। जाति, धर्म या लिंग, भाषा, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। तो जो भारतीय संविधान है वो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। जो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ है वो एक विशेष संविधान सभा द्वारा की गई थी, जिसकी नियुक्ति जो था वो अर्थात जो भारतीय संविधान है, उसको भारतीय जनता ने ही बनाया है। तो जो संविधान ही भारत में सर्वोच्च है और संविधान को जो शक्ति प्रदान होती है वह भारत की जनता से प्रदान होती है, और जिसके बाद वह सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए संपूर्ण शासन या प्रशासन व्यवस्था को संचालित करता है। अगली विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वह जर्मनी से लिया गया है, जिसमें भारतीय आपातकाल के संबंध में भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352 जिसके तहत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और 360 जिसके तहत वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो अनुच्छेद 352 जब कोई बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 356 जो है वह राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां के जो सभी कर सकते उसकी सभी बागडोर अपने हाथों में ले सकता है। अगली विशेषता अगली इसमें है कि 360 अनुच्छेद 360 जो है और भारत में वित्तीय आपात को वर्णन करता है। अगर कभी भी भारत में वित्तीय संकट की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति जो होता है वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और यह भारत का कह सकते हैं सौभाग्य है कि आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई है, जबकि अनुच्छेद 352 और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का अर्थ हम समझ लेते हैं। तो जो कई राज्य हैं, इसे 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 एवं 93 के द्वारा जोड़ा गया था। अर्थात 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर प्रशासन को इसमें जोड़ा गया था। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या होती है? कई देश हैं उसमें जो सरकारें होती है वह 2 स्तर पर होती हैं। पहली होती है केंद्र स्तर और दूसरा होता है राज्य स्तर। लेकिन जो भारतीय संविधान है यहाँ पर सरकारें हैं 3 स्तर पर हैं। केंद्र स्तर, राज्य स्तर, एक है स्थानीय स्वशासन। यानी केंद्र पे जैसे जो केंद्र में है, जैसे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी को देख सकते हैं, और दूसरा राज्य स्तर पर देखा जाए तो इस टाइम बीजेपी ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और तीसरा है स्थानीय, यानी जो गांव में प्रधान होते हैं उनको हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। और भारत में जैसे भारत इकलौता देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और इसका जो प्रावधान है 1900 एक समिति बनाई गई थी 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इस प्रावधान को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। और भी समितियां बनाई गई थी जैसे अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति। तो जो इसमें सबसे प्रमुख योगदान था वो बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को निर्धारित किया था, जिसके आधार पर भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। अगली विशेषता है इसकी पंथ निरपेक्ष। तो भारत पंथ निरपेक्ष देश, यानी भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। जो भारत है वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। यहाँ धर्म जो होता है व्यक्ति का धर्म होता है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।